हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप फॉर्म वगैरह फिलिंग कर रहे होते हो, जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे होगे ऑन दैट सिचुएशन के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। काफी बार आपको ऐसा लगता होगा क्या सर मैं कॉलेज कैंपस में जाऊंगा, क्या मेरे को उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो वो कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बताओ मेरे को। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मेरे पास में ना हो तो मेरी सीट चली जाएगी, बिकॉज ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर एक बार डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया ना, तो आपकी सीट फिर ना कैंसिल हो जाती है। अब पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। उस सिचुएशन पे आप किसी से बोल नहीं सकते हो, किसी से कुछ बता नहीं सकते हो, अपनी बात रख नहीं सकते हो सिवाय आप ईमेल के। आप दूसरी कोई चीज़ कर नहीं सकते हो। अगर हेल्पलाइन के तौर पे देखेंगे या थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में जाओगे तो बस आपको 2-3 ईमेल दे रखे हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं थोड़ा बहुत पूरी जोसा की कंप्लीट काउंसलिंग में। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर प्रोसेस पर बात करें तो आपके कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपकी 10th मार्कशीट हो गई और आधार कार्ड हो गया। हाँ यार, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या आपका जेई का स्कोर कार्ड हो या एडमिट कार्ड हो, इन सब में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपका कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर को कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में भी कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक तरह का मैं बोलूँगा कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आपको 10th वाला डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। और दूसरा ये 12th का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के नाम से हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन। मैं बोलूँगा जब भी आप ऑनलाइन अपलोड करना ना, तो ओरिजिनल को स्कैन आउट करके अपलोड किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने फोटोकॉपी लिया और देन फोटोकॉपी को स्कैन किया और देन अपलोड कर दिया, क्योंकि जो कॉर्नर पे जो मार्कशीट नंबर लिखा होता है वो फिर नहीं आता है। उसके बाद में दूसरा चीज़ ये जो अलॉटेड कैटेगरी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको ओबीसी में सीट मिली हुई है, आपको फीमेल वाली कोई सीट मिली हुई है, फॉर एग्जांपल आप फीमेल कैंडिडेट हो, देन आपको फीमेल वाली सीट मिल गई है, तो ओबीसी एंशियल और देन फीमेल सप्लीमेंट्री वाला जो सीट होगा, तो इस टाइप की प्रॉपर अगर आपको कोई रिजर्व डोमेन पर अगर सीट मिल रही है तो वो उसके लिए आपको एक प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ इन सेंस, फॉर एग्जाम्पल ओबीसी में अगर आपको मिला या ओबीसी एनसीएल में आप फीमेल कैंडिडेट हो, देखो फीमेल कैंडिडेट के साथ सच कोई वो आपको सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना पड़ता, लेकिन मैं एक रिजर्व सीट की बात कर रहा हूँ प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो, आपने जनरल ईडब्ल्यूएस में सीट ले ली और देन आपको अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जो कि जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस का नहीं है या ओबीसी का नहीं है या एससी का नहीं है या एसटी का नहीं है, तो ऑन दैट सिचुएशन की आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ना होने की वजह से आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि अगर आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाती है, अगर आप फिर भी फ्लोट वगैरह भी कर रहे होते हो, ऑन दैट सिचुएशन की भी आपको ये जोसा की वेबसाइट पर अपलोड कर जाने पड़ते हैं, मतलब अपलोड करने पड़ते हैं एक तरीके से मैं बोलूँगा। तो क्लियर हो गया 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड देन कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको डोमिसाइल वगैरह का कोई सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं देना पड़ता, जहाँ से आपने 10+2 कर रखी वही आपकी डोमिसाइल हो जाती है। तो ये जोसा की काउंसलिंग में बहुत अंडरस्टूड प्रोस्पेक्टिव होता है। उसके बाद में कुछ आई थिंक नोट पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट पॉइंट है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST एंड OBC एनसीएल इश्यूड बाय महाराष्ट्र स्टेट शुड बी वैलिड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ SC एंड OBC एनसीएल। तो यार जो लोग महाराष्ट्र के हैं लोग, उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस लिखी हुई, आप लोग देख लेना इसको। उसके बाद में ST सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट विल मस्ट बी इश्यूड बाय द कॉन्सर्न्ड रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो ये यार थोड़ा सा 2 पॉइंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट आपका PWD का है, तो PWD का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्मेटिंग वगैरह दे रखी गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। PWD के लिए देखो एक नोटिस भी निकला हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से जिस तरह से दे रखा है उन्होंने वो आपको पूरा फॉलो करना है। और साथ साथ यहाँ पर PWD का एक सर्टिफिकेट भी दे रखा होगा, वो भी आपको फॉलो करना होता है। PWD का सर्टिफिकेट समझ गए ना, तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से निकालना, जो बिजनेस रूल है वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो वाला यहाँ पर चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, आपको अगर PWD हो तो देन PWD वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। हाँ यार, अब कैंसल्ड चेक वगैरह आपको अपलोड कराया जाएगा, तो उसमें परेशान मत होना। कैंसल्ड चेक इतना मीनिंग है, आप अपने फादर का अपलोड कर सकते हो, अपनी मदर का अपलोड कर सकते हो, अपना किसी भी ऐसे पर्सन का अपलोड कर सकते हो। इन केस कभी भी अगर कैंसलेशन रिफंड आता है तो आपके अकाउंट में आ जाए, या मतलब आपके पास आ जाए, तो आप उनसे पैसा ले पाओ। ऐसा नहीं किसी कैफे वाले भैया का अपलोड कर दिया तो देन पैसा रिफंड आया भी कि नहीं आया कि पता नहीं चलता, ऑन दैट सिचुएशन भी। तो मैं बोलूँगा जो भी बच्चे मेरे यहाँ से भी काउंसलिंग कराएंगे, वो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैंसल्ड चेक प्लीज़ दे दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि दिन कैंसिल मतलब रिफंड
पेमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं बोलूंगा आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपनी सारी चीजें अपलोड करें। देखो नंबर, ईमेल आईडी वगैरह तो ऑटोमेटिकली वही पड़ा होगा जो आपके जेई के थ्रू होगा, बिकॉज उसी से लॉगिन होता है। जोसा काउंसलिंग प्रोसेस पर मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर जरूर देख लेना। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है, जाकर देख लो। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी क्लियर हो गया, कैंसल चेक वाली बात क्लियर हो गई। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से कराना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट का यहाँ से आपको फॉर्मेट निकालना होगा, देन उस फॉर्मेट को वहाँ पे पूरा जाकर प्रूव कर लेना होगा। मतलब अप्रूव कराना पड़ता है, जो भी उसमें दे रखा है उसी जो ऑथराइज्ड सिग्नेचर होगा कैंडिडेट का, आपको उसी से कराना है। मैं अभी एक बार दिखा दूंगा फॉर्मेटिंग किस तरह का होगा, ठीक है ना। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो अपलोड करने होते हैं वो ये सारे रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इन केस अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ भी डाउट्स आता है, तो प्लीज़ ऑन दैट सिचुएशन की आप कॉल मत करिएगा, बिकॉज कॉल करके ये सारी चीज़ क्लियर करने का बहुत टफ हो जाता है। मैं बोल दूंगा कमेंट कर देना, जब भी लाइव आऊँगा तो उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ इंस्टीट्यूट भी बढ़ गए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आप भी इस बार अगर आप इसमें देखोगे, जैसे कि यहाँ पर 114 थे, लास्ट ईयर 110 आई थिंक इंस्टीट्यूट थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो वो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट बड़े हो, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट सर और दे रखी है, यहाँ पर CSAB लिखा है, तो मैं बोलूँगा CSAB में तो जरूरी होता ही होता है, साथ में आपको जोसा में भी जरूरी होता है। जब आप कंप्लीट एक ऑनलाइन वेबसाइट, मतलब जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होता है, आप उस इंस्टीट्यूट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। एक तो होता है जोसा की वेबसाइट पे आपने सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा है, एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करी आपने, तो आप उसी वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हो सकता है वो कोई गूगल फॉर्म हो सकता है कुछ और हो। तो ऑन दैट सिचुएशन कि आपको वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ जाते हैं या आपको शेयर करने पड़ जाएंगे, इसका हैंड कॉपी ओरिजिनल की वो भी। तो मैं बोलूंगा पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह यार सेम अपलोड करना, बीच में कुछ एरर वगैरह मत क्रिएट करवा देना। दूसरा चीज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब कि जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर वो आपको रखना होगा। उसके बाद में 12th का होगा मार्कशीट वो चाहिए होगा, 10th की मार्कशीट है ना। और उसके बाद में प्रूफ ऑफ सीट पे सीट एक्सेप्टेंस फीस का जो एक टैब बन के आता है, आपने देखा होगा, जिसमें 35,000 रुपये भी बोल सकते हो, 15,000 रुपये भी बोल सकते हो, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको पे करने होते हैं। तो वो वाला स्लिप भी आपको देना पड़ता है, वो आपको अपनी जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसकी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ जाती है अगर आप फ्रीज कर रहे हो ऑन दैट सिचुएशन। एक तो फीस पे एक्सेप्टेंस फीस आपको देना होगा, दूसरा आपका एडमिट कार्ड हो गया, जेई का स्कोर कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई जो आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे देनी होती है, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट हो गया, और जो आपने चॉइस लॉक की होगी उसका प्रूफ हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ जाता है काफी बार, और हो सकता है मे भी माइग्रेशन भी देना पड़ जाए, ठीक है ना। तो देन वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब एक तरह का फॉर्मेलिटी होती है, वो आपको सारे देने पड़ते हैं। और जो भी यार इस पे फॉर्मेट्स दे रखे हैं उन फॉर्मेट्स को जरूर हेल्प आउट करो, है ना। इस ब्रोशर में फॉर्मेटिंग दे रखी है तो फॉर्मेट का जरूर हेल्प लीजिएगा। अगर आपने किसी और भी फॉर्मेट में यहाँ पर अप्रूवल के लिए डाला तो आएगा नहीं। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नया अपडेट, किसी नया रिसर्च के साथ में। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। हाँ यार, अगर आप गैप ईयर हो तो दिन आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, वो आपको बनवा के सबमिट करना पड़ता है फिजिकली जाकर, मतलब जब भी आप रिपोर्टिंग करोगे ऑन दैट सिचुएशन भी जाकर आपको देना पड़ेगा। और इस बार देखो ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो होगी, लेकिन क्या है ना कि हो सकता है आपका फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो काफी बार डॉक्यूमेंट्स भी आपके कलेक्ट किए जाते हैं फिजिकली तौर पर भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।